India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही से लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले डाल लेते एक नजर हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना चुनाव चिन्ह और स्पीकर की शक्ति से संबंधित मामले पर सुनवाई के दौरान उद्धव गुट ने कहा, नेबम राबिया फैसले की न्यायिक जांच हो, 7 जजों की बेंच करे सुनवाई। सीजीआई ने कहा, कठिन संवैधानिक मुद्दा है। डीडीए ने सराय काले खां में रैन बसेरों को किया ध्वस्त। 22 फरवरी को प्रभावितों को पुनर्वास पर विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। दिल्ली में निक्की यादव मर्डर मामले में आरोपी साहिल को द्वारका कोर्ट ने 5 दिन की क्राइम ब्रांच के रिमांड में भेजा। साहिल को घटना स्थल पर ले जाएगी पुलिस। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 1 साल की बच्ची को खरीदने वाली महिला को दी बेल। 21वीं सदी में भी लड़कियों को वस्तु समझा जाता है। मां पर है अपनी 1 साल की बच्ची को बेचने का आरोप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना के शिंदे और उद्धव गुटों के बीच सियासी कलह से जुड़ी याचिका सुप्रीम कोर्ट में सुनी जा रही है। मामला स्पीकर की शक्ति और दलबदल, विलय और अयोग्यता से संबंधित है। सुनवाई इस मुद्दे पर है कि क्या शिवसेना के बागी विधायकों को अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए, और ये भी कि विभाजित पार्टी के किस गुट के पास शिवसेना के धनुष बाण चिन्ह पर अधिकार है। बुनियादी सवाल ये है कि क्या स्पीकर अयोग्यता की कार्यवाही शुरू नहीं कर सकता जब उसे हटाने का प्रस्ताव लंबित हो। ये नेबम राबिया फैसले से जुड़ा है। अदालत में सुनवाई के दौरान उद्धव गुट ने कहा कि नेबम राबिया बनाम डिप्टी स्पीकर फैसले की जांच होनी चाहिए और इसे 7 जजों की बेंच सुने। फिलहाल ये मामला 5 जजों की संवैधानिक बेंच सुन रही है। अगस्त 2022 में तत्कालीन सीजीआई जस्टिस रमन्ना ने इस मामले को 5 जजों की बेंच को रेफर किया था। 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के गुट द्वारा दल बदल, विलय और अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान विधायकों के खिलाफ दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता याचिकाओं को तय करने के लिए संबंधित क्षेत्र अदालतों को पहला मंच बनाए जाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने असहमति जताई। ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने दायर की थी। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि मुद्दों में से निर्णय लेने के लिए कठिन संवैधानिक मुद्दा है। जिस मुद्दे को संविधान पीठ को संदर्भित किया गया वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2016 के अपने फैसले नबाम रेबिया बनाम डिप्टी स्पीकर से संबंधित है। फैसले ने स्पीकर की शक्ति को अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए प्रतिबंधित कर दिया अगर उन्हें हटाने की मांग वाला एक प्रस्ताव लंबित था। अब सवाल ये है कि क्या स्पीकर अयोग्यता की कार्यवाही शुरू नहीं कर सकता जब उसे हटाने का प्रस्ताव लंबित हो। शिवसेना ने उद्धव ठाकरे गुट का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि ये समय नबाम रेबिया और 10वीं अनुसूची के फैसले पर फिर से विचार करने का है, क्योंकि इसने तबाही मचा दी है। इस गुट ने शीर्ष अदालत से आग्रह किया कि मामले को शीर्ष अदालत की 7 न्यायाधीशों की पीठ के पास भेजा जाए। सिब्बल ने जस्टिस एमआर शाह, कृष्ण मुरारी, हेमा कोहली और पीएस नरसिम्हा की पीठ से कहा कि आज 10वीं अनुसूची का सभी सरकारों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है और राजनीतिक अनैतिकता को आगे बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी ओर सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे और नीरज किशन कौल द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए एकनाथ शिंदे गुट ने नबाम रेबिया पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता का विरोध किया। इसके लिए उन्होंने ये तर्क दिया कि ये मुद्दा अब अकादमिक हो गया है।
खासकर उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को ये एहसास होने के बाद कि वो फ्लोर टेस्ट पास नहीं करेंगे। शिंदे समूह के वकीलों ने ये भी तर्क दिया कि स्पीकर को विधायकों को अयोग्य ठहराने की अनुमति नहीं दी जा सकती जब वो खुद हटाने का प्रस्ताव का सामना कर रहे हों। एक बड़ा झटका है। उन्होंने शिवसेना पार्टी और उसके चुनाव चिन्ह पर भी अपना दावा पेश किया। सीजेआई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए टिप्पणी की कि नबाम रेबिया के संबंध में दोनों विचार के गंभीर परिणाम हैं और इसलिए निर्णय लेने के लिए एक कठिन प्रश्न है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना सरकार को पिछले जून में विद्रोह से गिरा दिया गया था। फैसले ने स्पीकर की शक्ति को अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए प्रतिबंधित कर दिया। अगर उन्हें हटाने की मांग वाला एक प्रस्ताव लंबित था। दिन भर चली सुनवाई के दौरान उन्होंने दावा किया कि शिंदे गुट ने गैर कानूनी तरीके से एक विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किया जो ठाकरे गुट के खिलाफ पूरी तरह से पक्षपाती है। शीर्ष अदालत बृहस्पतिवार को शिंदे गुट का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे की दलीलों पर बहस जारी रखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने उस नियम को बरकरार रखा है जिसके तहत यह अनिवार्य किया गया है कि बिल्डरों को खुद विकसित किए गए भूखंडों में खुली जगह आरक्षित करनी चाहिए। मामले का नियम चेन्नई महानगर क्षेत्र के लिए विकास नियंत्रण नियमों का नियम 19 था। नियम में यह अनिवार्य है कि 10,000 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्र वाले किसी भी विकासात्मक योजना के क्षेत्र का 10% धार्मिक और मनोरंजक उपयोग के लिए खुले स्थान के रूप में आरक्षित किया जाना चाहिए। साथ में इस तरह के खुले स्थान को स्थानीय प्राधिकरण को पंजीकृत उपहार विलेख के जरिए मुफ्त में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। इसलिए चेन्नई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास खुली जगह को मेंटेन करने का अधिकार होगा। जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ ने नियम 19 को शून्य घोषित करने की योजनाओं को खारिज कर दिया। खंडपीठ ने कहा कि नियम 19 ने संविधान के अनुच्छेद 301 के तहत अनुचित होने या संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन करने के लिए अनुच्छेद 19 का उल्लंघन नहीं किया। पीठ ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि स्थानीय प्राधिकरण के पक्ष में खुली जगह का ऐसा अनिवार्य आरक्षण भूमि अधिग्रहण के बराबर होगा। न्यायालय ने कहा कि भूमि विकसित करने वाले व्यक्ति के धार्मिक और मनोरंजक उद्देश्यों के लिए संपत्ति के 10% को जगह के रूप में छोड़ने की आवश्यकता है और उसके अधीन होने के मामले को हानिकारक रूप से प्रभावित व्यक्ति नहीं कहा जा सकता ताकि वो मुआवजे का हकदार हो। कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया कि ओपन स्पेस रेगुलेशन के तहत आने वाले क्षेत्रों का किसी अन्य उद्देश्य के लिए डायवर्ट नहीं किया जा सकता। सराय कालेखां में रैन बसेरा ध्वस्त होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ध्वस्तीकरण के बाद हमें अब पुनर्वास के सवाल पर विचार करना होगा। अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और दीपांकर दत्ता की पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया और कहा कि विध्वंस सुबह 10:30 बजे से शुरू होना था, लेकिन अधिकारियों ने इसे सुबह 10 बजे शुरू किया। रैन बसेरों का ध्वस्त कर दिया गया। दरअसल G20 शिखर सम्मेलन से पहले सराय कालेखां स्थित रैन बसेरे को स्थानांतरित करने को कहा था, जिसे अब तोड़ दिया गया है। भूषण ने कहा कि 50 से अधिक लोग रैन बसेरा का लाभ उठा रहे थे। जब उन्होंने कहा कि विध्वंस किया जा चुका है तो पीठ ने टिप्पणी की और कहा कि इस चरण में अब कुछ नहीं किया जा सकता। अगर इसे ध्वस्त कर दिया गया है तो हमें अब पुनर्वास के प्रश्न पर विचार करना होगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि तत्कालीनता का तत्व खत्म हो गया है। भूषण ने शुरू में मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए मामले का उल्लेख किया। उन्होंने पीठ को बताया कि मामले में बेघर लोगों से संबंधित मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति SR भट्ट और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ करती थी। पीठ ने उनसे दूसरे पक्ष के वकील को बुलाने के लिए कहा ताकि मामले की सुनवाई की जा सके। भूषण ने कहा कि उन्हें सूचित किया जा रहा है कि साइट पर विध्वंस हुआ है। उन्होंने पीठ से कहा कि बेघर लोगों से संबंधित मामला 22 फरवरी को सुनवाई के लिए आने वाला है और सराय कालेखां में रैन बसेरा गिराने से संबंधित मुद्दों पर उनके आवेदन पर उसी दिन सुनवाई की जाएगी। इधर निक्की यादव मर्डर मामले में आरोपी साहिल गहलोत को द्वारका कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी साहिल को क्राइम ब्रांच की 5 दिन के रिमांड में भेज दिया। दिल्ली पुलिस ने अदालत में पेशी के दौरान कोर्ट को बताया कि आरोपी को लेकर अगले कुछ दिनों के दौरान अलग अलग जगहों पर जाना है, जहां पर पहले मृतका निक्की
और आरोपी साहिल एक साथ में जाते रहे हैं। इसके साथ ही पुलिस को यह भी पता लगाना है कि हत्या करने के बाद आरोपी मृतका निक्की के शव को लेकर कहां गया था। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में जो सबूत सामने आ रहे हैं उनके बारे में आरोपी साहिल गहलोत से पूछताछ करनी है। इसके अलावा आरोपी जिस रास्ते से गाड़ी को लेकर घूमता रहा उस पूरे रास्ते से सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाएगा। जबकि हरियाणा के झज्जर जिले की रहने वाली निक्की यादव के पिता सुनील यादव ने कहा कि हमें घटना के बारे में कल सुबह पता चला, मेरी बेटी के साथ अन्याय हुआ है, मैं चाहता हूं कि उसे मौत की सजा मिले। निक्की के पिता ने कहा कि उनकी बेटी करीब 1.5 महीने पहले आखिरी बार उनसे मिली थी। कल हमारे पास पुलिस वालों का फोन आया, तभी पता लगा सुबह। तो अभी जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। हाँ, अभी उनका पोस्टमार्टम होना है, तो उनको लेके आने हैं डेड बॉडी। अब साहिल को गिरफ्तार कर लिया तो न्याय की क्या मांग? न्याय की यही मांग है जी, उसको भी सजाए मौत होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो ये कि ये ना कोई केस दर्ज था, ना कोई मिसिंग रिपोर्ट थी। तो हमारे क्राइम ब्रांच के जिस सेक्शन ने काम किया काफ़ी काबिल तारीफ है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अगर ये शादी करने के बाद ये इस बॉडी को डिस्पोज कर देता तो बाद में बहुत दिक्कत आ जाती। तो जो टाइमिंग था वो बहुत ही परफेक्ट था कि जो हमने इसको टाइमली इसको डिटेक्ट कर लिया। एक बार बॉडी डिस्पोज करता तो जैसा आपने पीछे केसेस में देखा है, 5 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है। पुलिस ने किस ग्राउंड पे कस्टडी मांगी है? पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी है, पुलिस को रिकवरीज करनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी, पता करना है कहाँ क्या हुआ। उस बेसिस पर 5 दिन की पुलिस रिमांड, पुलिस कस्टडी दी गई है। तो सर वो कहाँ क्या करना चाहते हैं, कहाँ ले जाना चाहते हैं, कुछ बताया है सर? जो भी रिगार्डिंग इंसिडेंट, जो भी पेंडिंग ट्रायल इन्वेस्टिगेशन जो उनको करना है, रिकवरी करनी है, कहाँ गए क्या हुआ, जो भी। तो सर कितने दिन का रिमांड पुलिस ने मांगा? 5 दिन। 5 दिन का मांगा, 5 दिन का रिमांड जो है कोर्ट ने दे दिया। हाँ जी। सर आप कब पेश होगी सर इसकी दोबारा पेशी कब होगी सर? नेक्स्ट पेशी इसकी जो डेट है, रिमांड खत्म होने के बाद नेक्स्ट पेशी होगी। सर कुछ स्पेसिफिक नहीं बताया, कुछ जैसे कुछ कलेक्शन किसी चीज़ का करना हो या कुछ सर्च वगैरह कहीं करनी हो, कहीं ले जाना? नहीं, ऐसा बात अब मेहरौली और लाडोसराय गांव के सैकड़ों परिवारों को मंगलवार को तब बहुत बड़ी राहत मिली जब दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने वहां चल रहे डीडीए के बुलडोजर की कार्रवाई पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी। ये फैसला तब आया जब ग्रामीणों ने एक प्रतिनिधि मंडल ने एलजी से मुलाकात करके तोड़फोड़ अभियान को रोकने की मांग की थी। एलजी ने डीडीए के वाइस चेयरमैन और स्थानीय प्रशासन को तत्काल बुलडोजर कार्रवाई रोकने का निर्देश दिया और इलाके के लोगों को भरोसा दिया कि उनकी चिंताओं पर विचार किया जाएगा। एलजी दफ्तर की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि जो भी निर्माण कानून समस्त है उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वो संबंधित पक्षों के साथ मिलकर बैठक करें और एकमत से फैसला ले। कोर्ट ने आदेश दिया डिमिग्रेशन प्लान करने और उसके बाद ही तोड़फोड़ की कार्रवाई पर विचार करने को कहा। हाईकोर्ट ने गोसिया सेवा समिति की याचिका पर सुनवाई के दौरान ये निर्देश जारी किया। जमीन रेलवे की है, इसलिए इस बस्ती को खाली कराने से पहले वहां रहने वालों के पुनर्वास के बारे में फैसला लेने का निर्देश दिया गया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक नई सीमांकन रिपोर्ट तैयार की जाने तक शहर के दक्षिणी हिस्से में स्थित मेहरौली पुरातत्व पार्क में मकानों और दुकानों को ढहाए जाने पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका पर दिल्ली सरकार और दिल्ली विकास प्राधिकरण से जवाब मांगा। जस्टिस मिनी पुष्करना ने फिलहाल तोड़फोड़ कार्रवाई में हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए मेहरौली मॉन्ट्राइज रेजिडेंट एंड शॉप ऑनर्स वेलफेयर की याचिका पर नोटिस जारी किया। साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि विषय को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष रखा जाए, जहां इसी तरह का एक विषय पहले से ही लंबित है। अधिकारियों ने अतिक्रमण रोधी अभियान के तहत मेहरौली पुरातत्व पार्क में करीब 20 बहुमंजिला भवन, बड़ी संख्या में दुकानों और मकान और एक निजी स्कूल भवन की पहचान ऐसे ढांचे के रूप में की है जो पिछले कुछ दशकों में अवैध रूप से निर्मित किए गए हैं। अधिकारियों ने इन ढांचों को ढाए जाने पर रोक लगाने के लिए कुछ पक्षकारों द्वारा अदालत का रुख किए जाने के बाद कहा कि केवल उन ढांचों को हटाया जाएगा जो किसी वाद का हिस्सा नहीं है। दक्षिण दिल्ली के इस पार्क में D20 की एक प्रस्तावित बैठक से 1 महीने पहले बीते शुक्रवार को यह अभियान शुरू किया गया था। डीडीए के मुताबिक इस पुराने पार्क में करीब 55 स्मारक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, राज्य पुरातत्व विभाग और शहरी निकाय के संरक्षण के तहत है।
इधर बॉम्बे हाईकोर्ट ने 1 साल की बच्ची को उसकी मां द्वारा बेचे जाने की नैतिकता और मानवाधिकारों पर आपत्ति जताते हुए दूसरी महिला की बेटी खरीदने के आरोपी महिला को जमानत देते हुए ये टिप्पणी की। जस्टिस SM मोदक ने देखा कि हम 21वीं सदी में हैं, अभी भी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनमें लड़कियों को वस्तु समझा जाता है और उन्हें वित्तीय लाभ के लिए उनके माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नैतिकता और मानवाधिकार के सिद्धांतों पर यह बेहद आपत्तिजनक है कि 1 साल की बच्ची को नैसर्गिक मां द्वारा बेचा जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि मां ने पैसे की जरूरत होने पर बच्चे को बेच दिया। जब बिक्री शब्द का प्रयोग किया जाता है तो मुझे बहुत पीड़ा होती है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि उसकी अपनी मां ने ये कृत्य किया और जीवन की कड़वी सच्चाई ये है कि उसे पैसों की जरूरत है क्योंकि उसका पति सलाखों के पीछे है। महिला पर भारतीय दंड संहिता की धारा 370, किशोर न्याय यानी कि बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 81 और 2014 की धारा 39 के तहत मामला दर्ज किया गया है। अदालत ने कहा कि आरोपी व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता की बेटी को हिरासत में लेकर मानवता पर पाप किया है। शिकायतकर्ता के मुताबिक उसका पति जेल में है और उसे पैसों की जरूरत है, इसलिए उसने अपनी बेटी की कस्टडी के खिलाफ आवेदक और उसके पति से लोन प्राप्त किया। उसने कर्ज चुका दिया, लेकिन आवेदक ने अपनी बेटी को वापस देने से इनकार कर दिया। आवेदक को गिरफ्तार कर लिया गया और जांच पूरी हो गई। विचारण न्यायाधीश ने 2 बार उसकी जमानत नामंजूर कर दी, जबकि उसके पति और अन्य सह आरोपी को जमानत कर रिहा दे दिया गया। कोर्ट ने कहा कि अब शिकायतकर्ता की बेटी अपने माता पिता के साथ है। इसके अलावा आवेदक के 2 नाबालिग बच्चे भी हैं जिनके कल्याण पर विचार किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि ये पता नहीं कि सुनवाई कब शुरू होगी और कब खत्म होगी। मुकदमे की समाप्ति तक आवेदक को हिरासत में रखने की कोई जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र की एक सिविल कोर्ट ने यशराज फिल्म्स को सेंसर सर्टिफिकेट दिखाए बिना फिल्म पठान के टीजर, ट्रेलर और बेशरम रंग गीत को यूट्यूब पर रिलीज करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। श्रीरामपुर कोर्ट ने कहा कि वादी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, उसके दावे में आधार नहीं है। संयुक्त सिविल न्यायाधीश PA पटेल ने एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा दायर एक मुकदमे में निषेधाज्ञा से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता चाहता था कि यूट्यूब पर यशराज फिल्म्स की किसी भी सामग्री को स्ट्रीम करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि सेंसर सर्टिफिकेट न दिखाया जाए। वादी ने दावा किया कि सिनेमेटोग्राफी अधिनियम के अनुसार समाचार पत्रों, होर्डिंग्स, ट्रेलरों और टीजर में विज्ञापन प्रकाशित करने से पहले प्रमाण पत्र प्रकाशित करना आवश्यक है ताकि लोगों को पता चले कि 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को इसे नहीं देखना चाहिए। हालांकि वकील हर्ष ने कहा और तर्क दिया कि यह मुकदमा अपने आप में भ्रामक है। OTT प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन प्रकाशित करते समय CBFC प्रमाण पत्र दिखाने का कोई नियम नहीं है और सिनेमेटोग्राफी अधिनियम 1953 के तहत प्रमाण की आवश्यकता फिल्म की नाटकीय स्क्रीनिंग और DVD पर सीमित है। उन्होंने कहा कि YouTube जैसे प्लेटफॉर्म को 2021 के सूचना प्रौद्योगिकी नियमों द्वारा विनियमित किया गया है। शुरुआत में अदालत ने पाया कि YouTube पर CBFC प्रमाणन की अनुपस्थिति से वादी भ्रमित लगता है। वादी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। अदालत ने यह भी कहा कि मुख्य राहत मांगी गई अंतरिम राहत के समान है और अगर इसे प्रदान किया जाता है तो ये अंतिम राहत के समान ही है। उड़ीसा हाईकोर्ट ने कहा कि पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम अधिनियम या पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम जानवरों की देखभाल रखरखाव नियम के तहत कोई विशेष नियम नहीं है जिसमें कहा गया हो कि आरोपी मालिक को जब्त की गई मवेशी की अंतरिम कस्टडी देने से अनिवार्य रूप से मना किया जाए। कानून और नियमों के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए जस्टिस राधाकृष्ण पटनायक की एकल न्यायाधीश खंडपीठ ने कहा कि जानवरों की कस्टडी मालिक को दी जा सकती है अगर कोई पिछले आचरण या कोई उसके चरित्र का आधिकारिक रिकॉर्ड जो अदालत को जानवरों को ना सौंपने के लिए प्रभावित कर सकता है, क्योंकि आगे भी क्रूरता के संपर्क में आने की संभावना हो सकती है। 2022 में पानी, भोजन और चिकित्सा सहायता की उचित देखभाल और व्यवस्था के बिना कथित रूप से अवैध वध के लिए जाने वाले समय में कुछ मवेशियों को बचाया गया था। स्थानीय पुलिस ने मवेशियों को जब्त कर दिया और याचिकाकर्ता एक गौशाला को तत्काल देखभाल और रखरखाव के लिए सौंप दिया गया क्योंकि जानवर बेहद कमजोर और दयनीय स्थिति में हैं। इस बीच आरोपी ने खुद को मालिक बताते हुए अपने पक्ष में मवेशियों को छुड़ाने के लिए SDJM की अदालत में मामला दायर किया।
एसडीजेएम द्वारा जब्त मवेशियों को रिहा करने का आदेश पारित किया गया और आरोपियों को मवेशियों की कस्टडी सौंपी। याचिकाकर्ता द्वारा सत्र न्यायालय के समक्ष आदेश के खिलाफ दायर एक पुनरीक्षण खारिज कर दी गई। अदालत ने कहा कि जब्त किए गए जानवरों की हिरासत के संबंध में निर्णय पूरी तरह से मवेशियों के लिए जिम्मेदार आरोपी के आचरण और चरित्र पर निर्भर करता है। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि अधिनियम अंतरिम रिहाई और उसके मालिक के पक्ष में जब्त किए गए जानवरों की कस्टडी के खिलाफ कोई विशेष रोक नहीं लगाता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन पर तीखी टिप्पणी की है और कहा कि एक तरफ सरकार आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है तो दूसरी तरफ पुलिस विभाग अभी भी औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर नहीं निकला। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस मंजू रानी चौहान एक महिला की अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। जमानत के विरोध में पुलिस विभाग ने जो काउंटर एफिडेविट दिया था उसकी भाषा देखकर वो काफी नाराज हो गई। हाईकोर्ट चंतारा नाम की एक महिला की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा था। महिला के खिलाफ दहेज उत्पीड़न से संबंधित धाराओं में केस दर्ज है। 2020 की शुरुआत में भी महिला को कोर्ट ने अंतरिम सुरक्षा मिली थी। तब कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए कहा था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नोट किया कि यूपी सरकार की तरफ से जो काउंटर एफिडेविट फाइल किया गया है उसकी भाषा एक तरीके से बेहद गुस्सैल है और उसमें आरोपी के खिलाफ जो दावे किए गए हैं ना तो उसका कोई आधार है ना ही उससे संबंधित कोई दस्तावेज लगाए गए। काउंटर एफिडेविट में सरकार ने लिखा था कि लेकिन प्रार्थनी अभियुक्ता आपराधिक प्रवृत्ति की महिला है। हालांकि इससे संबंधित कोई दस्तावेज नहीं दिए गए। यूपी सरकार के काउंटर एफिडेविट पर जस्टिस मंजू रानी चौहान नाराज हुई। उन्होंने पाया कि सरकारी वकील की तरफ से बिना किसी दस्तावेज के दावे किए गए और जमानत का विरोध किया गया। अदालत ने कहा कि यूपी सरकार की तरफ से काउंटर एफिडेविट तैयार करने वाले सरकारी वकील आईपीएस राजपूत ने महिला को आपराधिक मानसिकता का साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन इस दावे के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं दिए गए। कोर्ट ने इस बात पर भी आश्चर्य व्यक्त किया कि काउंटर एफिडेविट के गवाह जो कि डीएसपी हैं उन्हें भी नहीं लगा कि इस एफिडेविट जो कि दावे किए गए हैं उसमें जुड़े कोई भी दस्तावेज दिए गए हैं। चलिए इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप पे फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.